जी, ज्योग्राफी में स्टार्ट करने से पहले मैं एक इसकी पूरी हिस्ट्री थोड़ा-सा पहले बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की। होपफुली आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। जी, सब ने वो वीडियो देख ली जो मैंने आपके साथ शेयर की? यस सर। ओके जी। जी सर। तो आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन ये कायनात है, कायनात का एक हिस्सा है ज़मीन। और कायनात के अंदर भी हमारा एक सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी जिसे हम कहते हैं। उस निज़ाम शमसी में सूरज सेंटर है और सूरज के गिर्द 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसमें एक ज़मीन भी एक हिस्सा है, थर्ड नंबर पे ज़मीन आता है। तो ये हमारा निज़ाम शमसी है जो कि इस कायनात का हिस्सा है। ज़मीन को स्टडी तो हमने करना ही है, ज़मीन के फीचर्स सारे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे भी हम पहले जाते हैं कि ये ज़मीन की हिस्ट्री को हम पहले डिस्कस करेंगे। ज़मीन कब बनी, कैसे बनी, ये सारा कैसे हुआ, तो उसको हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको भी डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कायनात, कि कायनात का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, कायनात कितनी बड़ी है, उसकी कोई लिमिट है, कोई उसकी बाउंड्री है या उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो अभी मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की उसमें आपने देखा कि हमारी कायनात जो है वो कितनी बड़ी है। मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सेकंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है, पहला पहला चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, द डाइंग सन। हाँ जी, किसी को वो चैप्टर याद हो कि उसने वो चैप्टर पढ़ा था, डाइंग सन? अगर किसी ने बीएससी की है तो बीएससी में भी इंग्लिश में द डाइंग सन के नाम से वो चैप्टर इंक्लूड है, वहाँ पे कंप्लीट है। और सेकंड ईयर की बुक में वो शॉर्ट है थोड़ा सा। तो कोई बताएगा कि किसी ने वो, किसी को याद हो कि उसने द डाइंग सन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है? यस सर, सब तकरीबन सर सबने पढ़ा पढ़ा है। है। ओके जी। सर द पढ़ा है लेकिन याद नहीं है उसमें था। ओके, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करूँगा और आपको मैं बताऊँगा थोड़ा सा। वो लेसन, वो आर्टिकल द डाइंग सन के नाम से वो लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। और उसमें उसने हमारा जो ये ज़मीन कैसे बनी, हमारी कायनात कैसी है, यहाँ पर कितने सितारे हैं और उसकी लिमिट क्या है, वो सारी बातें उसने उसमें डिस्कस की। इवन के ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे होता है, वो भी सारी बात उसने वहाँ पे बताई है। जैसे कि आप इस थ्योरी को भी जानते हैं, इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ज़मीन कैसे बनी और यहाँ पर ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई। तो दो थेरीज़ हैं, एक साइंस की थेरी है और एक रिलीजन की थेरी है। रिलीजन की थेरी तो आप जानते ही हैं कि आपको पता है कि रिलीजन हमें कहता है कि ज़मीन, हर चीज़, इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं और इंसान को पहले जन्नत में रखा, फिर जन्नत से निकाल के उसे दुनिया में भेज दिया गया। तो इस तरह इंसान जो है वो इस दुनिया में आता है। तो ये तो है साइंस की थेरी, रिलीजन की थेरी। हमारा कुरान और बाइबल, जो क्रिश्चियंस की बाइबल है, दोनों इस थेरी पर उनका इत्तेफाक है। दोनों में यही कहानी है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया और इस ज़मीन को भी, इस कायनात को भी अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन दूसरी जो थेरी है, जो साइंटिफिक थेरी है, जिसे हम बिग बैंग थेरी कहते हैं, तो साइंस जो है वो कभी भी रिलीजन की थेरी को एक्सेप्ट नहीं करती। साइंस एक लॉजिकल फॉर्मेशन की तरफ जाती है। और साइंस हमें क्या थेरी देती है, वो थेरी जिसके बारे में सर जेम्स जीन्स ने हमें बताया, बिग बैंग थेरी। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। हमारी कायनात बहुत बड़ी है। जैसे कि आप हमें काइंडली जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अपने माइक को म्यूट कर देंगे ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अगर आप माइक म्यूट कर देंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर, हम अपनी क्लास को बेटर वे में कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपने क्वेश्चन करना हो, पार्टिसिपेट करना हो, फिर अपने माइक को ऑन करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी, तो कायनात कितनी बड़ी है, तो द डाइंग सन में सर जेम्स जीन्स हमें कहते हैं, बताते हैं कि कायनात इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे कि अब हमारी ज़मीन इतनी बड़ी है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी ज़मीन है हमारी। और सूरज हमारा ज़मीन से भी बहुत बड़ा है। और हमारी कायनात के अंदर बेशुमार स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। तो कितनी तादाद में स्टार्स और प्लैनेट्स हमारी कायनात के अंदर मौजूद हैं? वो कहते हैं कि आप दुनिया के जितने भी समंदर हैं और जितने भी साहिल हैं, उन सब की रेत को आप काउंट कर लें
तो उन तादाद से भी ज़्यादा तादाद में स्टार्स और प्लैनेट्स हमारी इस कायनात के अंदर मौजूद है। आप जानते हैं कि एक मुट्ठी के अंदर रेत हो, आप तो सिर्फ उस रेत के ज़रात को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कायनात में हमारी पूरी ज़मीन पर, साहिल पर, समंदरों पे जितनी भी रेत है, आप उसे कैसे काउंट कर सकते हैं? और वो कितनी तादाद में रेत के ज़रात होंगे, हम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो उससे भी ज़्यादा तादाद में प्लैनेट्स और स्टार्स हमारी कायनात में मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि कुछ प्लैनेट्स और कुछ स्टार्स इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जैसी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, हमारी ज़मीन से करोड़ों जिसामत बड़ी कोई ज़मीन हो तो उससे भी, और उसे हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि उनके अंदर हम रख सकते हैं। हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनों को हम एक स्टार के अंदर रख सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। हमारी ज़मीन तो बिल्कुल छोटा सा एक प्लेनेट है, और हमारी ज़मीन जैसे लाखों करोड़ों जो प्लैनेट्स हैं उनको हम एक स्टार के अंदर रख सकते हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स इस कायनात के अंदर और इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और चले ये बात होगी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, तो इसका मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा तादाद में तो क्लोज़ होंगे, नहीं। वो कहते हैं कि एक स्टार या एक प्लैनेट, जो एक स्टार है दूसरे स्टार से उसका फासला बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि एक जो हमसाया जो स्टार है उसका फासला दूसरे से कोई लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मील दूर जो है वो मौजूद है। और जिस तरह आप समंदर में दो कश्तियाँ छोड़ देते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दें, और तो इम्कान यही है कि कभी भी हमारा समंदर इतना बड़ा है कि कभी भी वो कश्तियाँ आपस में नहीं मिल पाएंगी, इतना बड़ा हमारा समंदर है। तो सेम इज़ द केस विद यूनिवर्स, कि हमारे जो जो स्टार्स हैं वो इस हमारी कायनात के अंदर कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि मूव कर रहे हैं, कुछ स्टेशनरी हैं। तो जो मूव कर रहे हैं वो लगातार सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी दूसरे स्टार के करीब वो नहीं पहुंच पाते। इतनी मतलब बड़ी कायनात और इतने दूर दूर स्टार्स जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, और इतने बड़े बड़े स्टार्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कायनात जो है वो कितनी बड़ी है। जैसे कि वीडियो में आपने देखा, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी कि कितने मतलब हमारी सर ज़मीन। आवाज नहीं आ रही। जी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर है आवाज। आ रही है सर। ओके जी, आ रही है आवाज़। सर आ रही है। ओके जी। तो डॉक्यूमेंट्री में जैसे आपने देखा और आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी हमारी कायनात है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारी कायनात बहुत बड़ी है। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो कैसे बनी। क्या पहले बनी बनाई थी या बाद में बनी? नहीं, बाद में बनी है। पहले हमारी जो ज़मीन और जो हमारे बाकी जो 9 प्लैनेट्स हैं, दे वर द पार्ट ऑफ सन, ये सूरज का हिस्सा थे। और क्या हुआ कि जैसे कि हमने कहा कि स्टार्स कुछ ट्रैवल कर रहे हैं और वो कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं पहुंच पाते, लेकिन बहुत कभी कभी रेयर केस ऐसा हो भी जाता है कि कोई एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए। तो टकरा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं कि टकराएं। बहुत रेयर केस होता है कि कोई एक स्टार दूसरे के करीब आए। लेकिन तारीख में वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक स्टार जब वो सूरज के करीब से गुजरा, टकराया नहीं बल्कि गुजरा। तो एक बड़ा रेयर केस था। तो वो स्टार जो था जो ज़मीन के करीब सूरज के करीब से गुजरा, वो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन की कशिश है, और हम ज़मीन की कशिश की वजह से जो है वो ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपका जो वेट है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़मीन गोल है, ज़मीन के ऊपर नीचे हर तरफ जो है वो लोग हैं, और हम गिर भी नहीं रहे, ना हम जो है वो गिरते हैं, हम बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। ये ज़मीन की कशिश की वजह से हम ज़मीन के साथ जो है वो बंधे हुए हैं। तो इसी तरह सूरज की कशिश ने ज़मीन को और बाकी प्लैनेट्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरह ज़मीन ने अपने चाँद को अपनी कशिश की मदद से अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो इसी तरह वो जो स्टार सूरज के पास से गुज़रा, वो सूरज से बड़ा था, लेकिन वो सूरज से इतना भी बड़ा नहीं था कि वो सूरज को बिल्कुल अपनी कशिश की वजह से साथ ले जाता। तो वो सूरज के जब करीब से गुजरा तो उसने सूरज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि सूरज इतना भी कमज़ोर नहीं था कि वो खींचकर उसके पास चला जाता। तो सूरज खींचा तो नहीं, लेकिन सूरज की जो सतह है वो उठने लग गई और वो उस दूसरे स्टार की तरफ बढ़ने लगी। सूरज की सतह के ऊपर एक पहाड़ बनने लग गया। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो मिट्टी को अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, इसी तरह वो स्टार जो था वो एक वैक्यूम था जिसने सूरज की सतह को अपनी तरफ खींचा। तो वो पहाड़ बनता गया और सूरज की सतह उभरती गई, इतना बड़ा पहाड़ बना कि फिर फाइनली वो पहाड़ जो है वो फट गया।
तो उतनी देर में वो जो दूसरा स्टार था वो आगे निकल गया, बजाय इसके कि वो जो टुकड़े थे वो उसकी तरफ उसके पास चले जाते। सूरज ने उन टुकड़ों को अपने साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। और वो जो टुकड़े थे जिनको हम 9 प्लैनेट्स कहते हैं, उस वक्त से लेकर अभी तक वो जो टुकड़े हैं वो ज़मीन के जो ज़मीन और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सूरज ने उनको अपने साथ बांध लिया। तो ये तो है पहली थ्योरी के हमारी ज़मीन कैसे बनी, सूरज का हिस्सा थी, बाद में सूरज से अलग हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये है कि जब ज़मीन बन गई, बाकी प्लैनेट्स बन गए, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर ये होता है कि अच्छा, ओवरऑल जो हमारी कायनात है वो बहुत ठंडी है। ये जो हमें ज़मीन पर जो हीट मिल रही है, जो हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, आप अक्सर सोचते हैं, आप अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं जिनको हम जानते हैं, स्टार्स को भी हम जानते हैं, लेकिन कहीं पर भी और ज़िंदगी जो है वो मौजूद नहीं है। स्टार्स पे तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स पर हो सकती है। लेकिन जो लकीली जब सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी पॉसिबल है, बाकी प्लैनेट्स पर अभी तक हमें ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले कि कहीं पर और भी ज़िंदगी पॉसिबल हो, क्योंकि लाइफ जो है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स के अंदर जो ज़मीन है वो लकीली एक ऐसी जगह पे है जहाँ सूरज जो है वो उसकी ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पहुँचती है और ना हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो हम एक मॉडरेट टेम्परेचर के जोन में हैं। हम सूरज के बहुत दूर भी नहीं हैं और बहुत नज़दीक भी नहीं हैं। हम बिल्कुल मुनासिब जगह पे हैं जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह जो सूरज के करीब है वो, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो ज़मीन से दूर है वहाँ पर सूरज की हीट नहीं पहुँच पाती, वहाँ सर्दी पहुँच जाती, इसलिए वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ज़मीन जो ऐसी जगह पे है लकीली जहाँ पर जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी पड़ना शुरू हो जाए तो भी लोग मरना शुरू हो जाते हैं, या लिविंग बीइंग्स जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो भी इंसान जो है वो उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो हम ना बहुत ज़्यादा सर्दी अफोर्ड कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्मी अफोर्ड कर सकते हैं। हम मॉडरेट टेम्परेचर में सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। तो लकीली वो टेम्परेचर जब मॉडरेट टेम्परेचर ज़मीन पर मौजूद है। तो जब ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स बन गए तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ज़मीन जो है वो फिर ऐसा ऐसा, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, ज़मीन भी शुरू शुरू में जो है वो आग का एक गोला थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो आग का गोला है ये ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, और फाइनली ज़मीन की जो सतह है ऊपर से वो ठंडी हो गई, लेकिन ज़मीन अंदर से अभी भी गर्म है। जैसे कि बाज़ औक़ात जो वॉल्केनोज़, जिसे आप आतिशफ़िशां पहाड़ कहते हैं, वो फटते हैं तो ज़मीन का जो अंदर जो लावा है कोर के अंदर, वो बाहर आने की कोशिश करता है, वो बाहर आ जाता है, बाहर आके फिर वो ठंडा हो जाता है। तो ज़मीन अंदर से अभी भी क्या है, वो गर्म है। तो इस तरह फिर ज़मीन ऐसा-ऐसा ठंडी हो जाती है। फिर ठंडी होने के बाद क्या होता है, अब आगे दूसरी कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी कैसे स्टार्ट होती है। अब ये दूसरी थ्योरी है। अब इसमें वो कहते हैं कि जब ज़मीन ठंडी हो गई तो ज़मीन के इर्द-गिर्द जो है बहुत सारी गैसेस थीं, गैसेस बहुत ज़्यादा मौजूद थीं। तो ऐसा होता है कि गैसेस का एक रिएक्शन होता है और गैसेस के रिएक्शन की वजह से फिर क्या हो जाता है कि एक बैक्टीरिया बनता है और यहाँ से फिर एक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया बनता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोविड-19 एक बैक्टीरिया है। ये इससे पहले ये बैक्टीरिया नहीं था और अभी भी तक साइंटिस्ट ये रीज़न ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है ये कैसे बना। ज़ाहिर है कहीं न कहीं नेचुरल कंडीशन में ये बैक्टीरिया बना और उसके बाद फिर ये आगे फैलता गया, अभी भी फैल रहा है। तो जिस तरह कोविड-19 एक बैक्टीरिया बना, अचानक से बन गया, इसी तरह एक बैक्टीरिया जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया। फिर जिस तरह बैक्टीरिया की क्वालिटी होती है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और फिर आगे मज़ीद वो बढ़ते जाते हैं और फिर वो बढ़ते गए और वो लाइफ साइकिल एक शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर आप ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो अपनी शेप्स है वो चेंज करता रहता है। अभी अगेन आप कोविड-19 वायरस की आप मिसाल लेंगे कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, शुरू में जो है वो इसकी शेप और थी। अब जो नई इसकी शेप आ रही है ओमिक्रॉन, अब वो उसकी शक्ल तब्दील हो रही है, हर इलाके में उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे हैं, कभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, कभी कोई वेरिएंट आ रहा है, तो वो लगातार अपनी शेप को चेंज कर रहा है। तो इस तरह बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो वो फिर जो बैक्टीरिया बना पहला, फिर वो एक तो वो मल्टीपल होते गए, फिर इसके साथ साथ वो अपनी शेप भी चेंज करते गए
और फिर क्या होता है कि शेप फिर उससे मज़ीद और चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। फिर कहा जाता है कि वहीं से बर्ड्स बने, वहीं से एनिमल्स बने, वहीं से बाकी जो प्लांट्स हैं वो बने। इस तरह एक पूरा तमाम जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो शुरू हो जाता है एक बैक्टीरिया की वजह से। इस थ्योरी को डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसने भी प्रूव किया कि बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि इंसान देखें, इंसान जब क्या कहा जाता है पहले बंदर था, तो बंदर की एक जो स्पीशी है वो मज़ीद उसमें रिफॉर्मेशन आती है, एवोल्यूशन आती है और वो फिर इंसान बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप छिपकली देखें और क्रोकोडाइल देखें, तो छिपकली क्रोकोडाइल में आपको बेशुमार सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। आप बिल्ली और शेर को देखें तो एक जैसी शेप है, सिर्फ जिसामत का फ़र्क है। इसी तरह आप प्लांट्स को देखें, सारे प्लांट्स में पत्ते एक जैसे, बहुत सारे प्लांट्स में एक जैसे होते हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह बर्ड्स, सारे बर्ड्स में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है। बहुत सारे बर्ड्स तकरीबन सेम होते हैं, कलर का कहीं फ़र्क है, कहीं पर थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है। तो इस तरह फिर एक से मल्टीपल चीज़ें आगे बढ़ती गई, एवोल्यूशन का प्रोसेस होता गया। और एवोल्यूशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले वाला जो इंसान है बड़े लंबे कदों वाले होते थे। अब दिन ब दिन आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, मुझे खुद ये फील हो रहा है कि हमारे जो कद हैं वो ऐसे ऐसा छोटे होते जा रहे हैं, और हमारे दिमाग की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और हमारी फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। अगर आप हड़प्पा जाएं, वहाँ पर कई कई जो है वो मीटर लंबी जो कब्रें आपको मिलेंगी। लेकिन अब आजकल के जो मतलब जो बच्चे हैं उनके कद जो है वो ग्रोथ उनकी कम होती जा रही है। तो ये ह्यूमंस में और बाकी स्पीशीज़ के अंदर भी जो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो फिर आगे कंटिन्यू रहता है, और इससे मज़ीद आगे और चीज़ें भी बनती हैं। तो ये सारी लाइफ साइकिल की कहानी है कि कैसे डिफरेंट जो है वो, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो साल या एक दो सदियों की बात नहीं है, ये एक हज़ारों सदियों, लाखों सदियों की बात है जिसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। और फाइनली इस साइकिल में जो लास्ट में जो चीज़ बनती है वो ह्यूमंस बनते हैं। ठीक है। तो ये है जी सारी बिग बैंग थ्योरी के, जिसमें बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और क्या कहीं और भी लाइफ है या नहीं है, स्टार्स और प्लैनेट्स बाकी कितने बड़े हैं, कितनी दूर दूर हैं, कितनी तादाद में हैं। तो फिर उसके बाद ज़मीन कैसे बनी, बाकी हमारे जो सोलर सिस्टम कैसे बना, यहाँ पर ज़िंदगी कैसे माज़ वजूद में आई। तो ये वो सारी कहानी है बिग बैंग थ्योरी की, जिसे सर जेम्स जीन्स अपनी आर्टिकल द डाइंग सन के अंदर बयान करते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसमें लास्ट जो चीज़ है कि उसने इस आर्टिकल का नाम द डाइंग सन क्यों रखा। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि इस आर्टिकल का नाम द डाइंग सन क्यों है। हाँ जी, कोई बताएगा कि इसको डाइंग सन क्यों उसने ये टाइटल दिया इस आर्टिकल को। सर क्योंकि जमीन जो है सूरज का हिस्सा थी, उससे अलग हुई। ओके ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और कोई बताए, और आपके तो माइंड में यूं क्या है आता है। सर कि सूरज जो है सर वो मुसलसल जो रेडिएशंस हैं वो एमिट कर रहा है, एमिशन हो रही है, उसमें से एक दिन में हाँ, ठंडा हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक बताया। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के सूरज जो अपनी हीट को लूज़ कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन तक सूरज की जो शुआएं हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा सूरज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने इसको कहा था डाइंग सन। तो मतलब क्या है कि जिस तरह ये हमारा एक पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसी तरह सर जेम्स जीन्स का ये भी कहना है कि ये सिस्टम एक दिन ख़त्म भी हो जाना है, और ये सारा साइकिल एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वो सूरत में होगा जब सूरज की शुआएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए उसने से द डाइंग सन का जो टाइटल है वो दिया। तो ये है जी सारी बिग बैंग थ्योरी, और होपफुली आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया, कोई बात इसमें पूछनी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन टिल हियर। सर ये थ्योरी तो सर जेम्स जीन्स ने दी थी, तो जी, सोलर सिस्टम जो है वो किसने दरियाफ्त किया था सर? सोलर सिस्टम तो कॉपरनिकस ने डिस्कवर किया था ना। कॉपरनिकस अगर आप पढ़ें, वो तो फिर बाद की बात डिस्कवरीज में हम देखेंगे ना किसने कौन सी डिस्कवरी की। तो कॉपरनिकस ने 16 सेंचुरी में सोलर सिस्टम जो डिस्कवर किया था कॉपरनिकस ने। फिर मॉडर्न साइंस ने ये बाकी और चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत सारा रोल है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट का कैसे रोल था इसमें। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इज इट क्लियर। यस सर।
यस सर। ओके जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ज़मीन की तरफ वापस आते हैं, ज़मीन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक आपको एक ये मैप नज़र आ रहा है। ये एक पॉलिटिकल मैप है दुनिया का, जिसमें तमाम कंट्रीज़ को उनके फ्लैग के साथ जो है वो शो किया गया। अब आप क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत से बेसिक चीज़ों का तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन हर शख्स। प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ कट कट जाती है। जी, मेरी आवाज़ कट रही है कोई? नो सर। सर आवाज़ कट जाती है। ओके, आप ये बात जो है ना मैसेज में काइंडली बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही तो उसके अपने सिग्नल्स का इशू है, हमारी तरफ से इशू नहीं है। अगर मेरी तरफ से इशू हो तो सबको आवाज़ क्लियर ना जाए। अगर एक दो को भी क्लियर आ रही है, इसका मतलब है मेरी तरफ से सिग्नल इशू नहीं है, आप लोगों की तरफ से इशू है। ओके, तो ये मैसेज में भी काइंडली बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि वो ख़ुद अपने आप को एडजस्ट करें अपने सिग्नल। वो ये ना समझें कि शायद हमारी तरफ से आवाज़ ठीक नहीं आ रही। चलें जी, तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी आपके पास होना चाहिए। और दुनिया अब इतनी सादा नहीं रही, और हर स्टूडेंट के पास, बेशक आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, बेसिकली तो हर स्टूडेंट ही ज्योग्राफी के स्टूडेंट है कि आप, क्योंकि आप इस ज़मीन पर रहते हैं, आपको इस ज़मीन का पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी आपको आइडिया होना चाहिए चीज़ों के बारे में। ये पॉलिटिकल मैप के बारे में मैंने कहा। आगे चलते एक और मैप आपको दिखाता हूँ जी। ज़मीन को अगर देखें तो ज़मीन पर दो चीज़ें हैं, एक खुश्की और पानी है। उसमें 71% पानी है और 29% जो है वो खुश्की है। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें होगी। अगर हम खुश्की को देखें, खुश्की को फर्दर हम कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, बर आज़म जिसे हम कहते हैं। तो टोटल कितने बर आज़म है हमारी ज़मीन पर? हाँ जी, बताएंगे 7। जी, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। तो उसमें एशिया आपको नज़र आ रहा है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। और पानी की बात करें तो पानी को ओशंस में डिवाइड किया जाता है, ओशंस। तो टोटल कितने ओशंस हैं? नहीं पता। कितने ओशंस हैं टोटल हमारे? 6 है, 5 है जी, टोटल हमारे 5 ओशंस हैं, 5 ओशंस। हमारा पहला जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्टिक ओशन है, साउदर्न ओशन है। तो टोटल हमारे 5 ओशन हैं। तो पहले नंबर पे आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं, और 70 या 71% वाटर, और 29 और 30% जो है वो लैंड है, हमारे पास खुश्की है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है। अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं इस कि नक्शे जी जी बताएं जी, कंटिन्यू प्लीज। ओके जी, आगे मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी एक एडिशन करना चाह रहा था कि ये आपको जो 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं, अच्छा, ये जो जब शुरू में ज़मीन बनी थी तो ये 7 नहीं थे, एक ही कॉन्टिनेंट था। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, फिर बाद में क्या हुआ, ये 7 हो गए। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये 7 एक से 7 हो गए? कोई बताएगा? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पहले एक कॉन्टिनेंट था और उसके बाद फिर 7 हो गए, वो डिवाइड हो गए, ज़मीन टूट गई। सर पहले एक को डिस्कवर किया होगा, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता। पहले एक ही, हो सिर्फ सकता है सर। एक ही लैंड थी। अच्छा, एक ये बात याद रखें कि एक मॉडर्न थेरी है, मॉडर्न थेरी एक नई थेरी एक है कि उस थेरी के मुताबिक कायनात में कोई भी चीज़ बेजान नहीं है, इवन कि जो बेजान चीज़ें हैं वो भी जानदार हैं। और एवोल्यूशन का प्रोसेस ये सिर्फ जानदारों में नहीं है, वो बेजान चीज़ों में भी होता है। और ज़मीन जो बनी है वो, जैसे हमने कहा कि जिस सूरज से टूटी उसके बाद फिर यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होगी, ठंडी हो गई, तो यहाँ प्रोसेस शुरू हो गया। तो क्या जो जिस दिन की पहली ज़मीन थी, क्या उस दिन से लेकर आज तक वैसी की वैसी ज़मीन है, उसके फीचर्स में कोई चेंज नहीं आया?
नहीं आया। ज़मीन जब वो डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र के आई है, जो आज हम जिस स्टेज पे हैं, ज़मीन ने बेशुमार फेजेस जो है वो देखे हैं। ज़मीन की जो शेप्स हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं, और हो सकता है कि आगे भी कहीं पर ज़मीन की शेप में कहीं तब्दीली आए। आज 7 कॉन्टिनेंट है तो कल को 8 हो जाए, परसों को जो है वो 10 हो जाए, 12 हो जाए, ऐसा हो सकता है। और ये ऐसा कैसे होता है? देखें, ज़मीन के को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है, नीचे मेंटल और उसके भी नीचे कोर है। ज़मीन के कोर के अंदर जो है ना, ज़मीन के अंदर बिल्कुल वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और वो लगातार मूव कर रही हैं। और वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब कभी मूव करते करते टकरा जाएं तो फिर अर्थक्वेक्स आते हैं। तारीख़ में इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए कि जो जिन्होंने ज़मीन की शेप को चेंज कर दिया। आप हैरान होंगे कि ये जो हमारे ये जो नॉर्दर्न एरिया है, जहाँ पर को कराकरम, को हिमालय, ये पहाड़ी सिलसिले हैं, बड़े बड़े पहाड़ी, दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकरम और हिमालय, जहाँ K2, माउंट एवरेस्ट, ये सारे हैं। ये किसी ज़माने में यहाँ पर समंदर होता था, फिर ऐसी चेंज आई कि ये समंदर से ये पहाड़ों में कन्वर्ट हो गए, और पानी ने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ज़लज़लों की वजह से होता है कि बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं, सुनामी आते हैं, और वो ज़मीन की शेप को चेंज करके रख देते हैं। जैसे कि 2005 में ज़लज़ला आया, जिससे एक बालाकोट शहर आज़ाद कश्मीर का, वो सफ़े हस्ती से मिट गया। तो ये हमारे जो ज़लज़ले आते हैं ये तो छोटे छोटे ज़लज़ले होते हैं, लेकिन तारीख़ में वो जो बड़े ज़लज़ले आते हैं वो कोई सदियों बाद कोई एक ज़लज़ला आता है। कई सदियों, लाखों सदियों के बाद ऐसा ज़लज़ला आता है कि जो कि ज़मीन की शेप को चेंज कर देता है, पहाड़ को समंदर और समंदर को पहाड़ बना देता है। और जो कॉन्टिनेंट को भी हो सकता है, एक एशिया को नेक्स्ट टाइम जो ज़लज़ला है वो 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर दे। ज़लज़ले में ज़मीन फट जाती है, अलग हो जाती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो अब आपने बाज़ औक़ात ख़बरों में ये भी सुना होगा कि कराची के करीब एक समंदर में एक जज़ीरा अपीयर होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा फिर पानी में गायब हो जाता है। कभी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी? यस सर, कराची में होता सर एक दफ़ा। जी। तो ये कैसा होता है? वो ये वही जो नीचे ज़मीन के नीचे जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से ये ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई जज़ीरे समंदर के अंदर अपीयर होते हैं, फिर बाद में वो ख़त्म भी, गायब हो जाते हैं, दोबारा पानी के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि ज़मीन की शेप को चेंज करता रहता है। तो ये सारा अर्थक्वेक्स की वजह से होता है, जो कि अर्थक्वेक्स ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के कोर से वो अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं। चले, ये बात हो गई। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि अच्छा, ये ज़मीन जो है ये इसका गोल है, ज़मीन गोल है, फ्लैट नहीं है। हम ज़मीन को ये फ्लैट मैप में शो करते हैं, हालांकि असल मैप ऐसा नहीं है। असल मैप जो है वो गोल होता है, जो आपने बाजू का देखा होगा और उसे आप घुमाते होते हैं, वो असल मैप वो है ज़मीन का। उस तरह ज़मीन की असल शेप वो है। अच्छा, ज़मीन गोल भी नहीं है, 100% गोल नहीं है, थोड़ी सी बैज़वी है। जिस तरह अंडा बैज़वी होता है ना, उस तरह अंडा तो बहुत ज़्यादा बैज़वी होता है, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी बैज़वी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी बैज़वी है वो। तो इस तरह 5 हमारे ओशंस हैं और 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये बेसिक हमारे जियोग्राफिकल फ़ीचर्स हैं इस ज़मीन के, जो कि आप सबको पता होने चाहिए।